Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Government College Jaipur in Botany. आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे पहले सीड कल्चर। सीड कल्चर, अगर हम सीड्स को कल्चर करते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ऑर्किड्स में है, क्योंकि ऑर्किड्स जनरली जो सीड से डेवलप होते हैं वो उनकी फंगस के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है, लेकिन इन विट्रो कंडीशंस में हम उन्हें फंगस से इंडिपेंडेंट डेवलप कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडियम उसके लिए हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है उसका एसिम्बायोटिक जर्मिनेशन के लिए, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट अगर हम उसे प्रोवाइड करा देते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो फंगस के बिना भी उसकी ग्रोथ हो जाती है। ऑर्किड क्लोनिंग जो नेचुरल कंडीशंस में होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इसलिए सीड्स को कल्चर करके हम लार्ज स्केल पर ऑर्किड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जर्मिनेशन और डेवलपमेंट इन विट्रो कंडीशंस में ऑर्किड्स के लिए बहुत ही क्विक होता है, और उनकी कोई फंजाई बैक्टीरिया के साथ में कोई कंपटीशन नहीं रहता, और इंडिपेंडेंट हम फंजाई से भी उनको डेवलप कर सकते हैं। सेकंड इज़ एम्ब्रियो कल्चर। सेकंड एप्लीकेशन इज़ एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो का मैच्योर एम्ब्रियो या फिर इमैच्योर एम्ब्रियो को स्टेराइल आइसोलेशन किया जाता है, और इन विट्रो कंडीशंस में उनकी ग्रोथ की जाती है, और कंप्लीट प्लांट में, वायबल प्लांट में उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हम वाइड क्रॉसेस कराते हैं, जैसे कि इंटर स्पेसिफिक या कई बार इंटर जेनेरिक क्रॉसेस भी करवाए जाते हैं हाइब्रिड्स डेवलप करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में एम्ब्रियोज अबॉर्ट हो जाते हैं, एंडोस्पर्म का डीजेनरेशन हो जाता है, तो कई उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन एम्ब्रियो कल्चर करके हम इन विट्रो कंडीशंस में हाइब्रिड प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनहिबिटर्स होते हैं, तो एम्ब्रियो कल्चर के माध्यम से हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनहिबिशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, और एम्ब्रियो से हम हाइब्रिड प्लांट्स की रिकवरी कर सकते हैं। कभी कभी वो कंप्लीट ओव्यूल या ओवरी को भी कल्चर करके किया जाता है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इस प्रकार से इसमें जो प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इनहिबिटर्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज़ एम्ब्रियो कल्चर ऑफ पोटैटो। अब मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में जो दो तरीके का हो सकता है एम्ब्रियो कल्चर, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर एंड इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। राइप सीड्स, पूरे सीड से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, और सीड डॉर्मेंसी को हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। जो सीड डॉर्मेंसी कंडीशन है, सीड्स डॉर्मेंट रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, या फिर वो ग्रो डेवलप नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में मैच्योर एम्ब्रियोज को कल्चर किया जा सकता है। इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, जिसमें कि हमें इंटर स्पेसिफिक और इंट्राजेनेरिक हाइब्रिड्स अगर हमें डेवलप करने, और वो जनरली उस कंडीशन में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो जनरली वाइल्ड स्पीशीज़ से हमें कोई जीन ट्रांसफ़र करना है कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में। उस कंडीशन में हम इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर को यूज़ करते हैं। एम्ब्रियो हम सेपरेट करते हैं, और ताकि एम्ब्रियो अबॉर्ट नहीं हो जाए, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स को अवॉइड करने के लिए इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है। ये एम्ब्रियो कल्चर, इसमें कई जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई कंडीशंस है, जैसे कि अगर हम इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक अगर हम क्रॉस कराते हैं, तो उस कंडीशन में पोलन जर्मिनेशन नहीं होता, पोलन ट्यूब ढंग से ग्रो नहीं कर पाती है। अगर जर्मिनेशन भी हो जाता है तो उसकी बस्टिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर उसमें फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से। एप्लीकेशंस ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर के माध्यम से वाइड क्रॉसेस में हम एम्ब्रियो अबॉर्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके के लिए हमारे पास कई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स को सक्सेसफुली ग्रो किया गया, जैसे कि कॉटन, टोमेटो, राइस, लेग्यूम, बार्ले, इनमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स को सक्सेसफुली ग्रो किया गया। इसी प्रकार कई इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स भी बनाए गए। दो डिफरेंट जेनेरा को क्रॉस करा कर के भी जो हाइब्रिड्स बनते हैं
वो भी एम्ब्रियो कल्चर के माध्यम से सक्सेसफुली डेवलप किए गए। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, जो ब्रीडिंग साइकिल है उसको शॉर्टनिंग करके, जैसे सीड कोट को रिमूव करके और उसमें सीड कोट को रिमूव करके जो एम्ब्रियो है उसको कल्चर करके, और जो ब्रीडिंग साइकिल बहुत लंबी जा रही थी जिसमें कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड था, सीड कोट हार्ड रहती है काफ़ी लंबे समय तक, तो वो ओवरकम करने के लिए हम एम्ब्रियो कल्चर को यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन विद अर्ली राइपनिंग स्टोन फ्रूट्स, एम्ब्रियो का अबॉर्शन भी हो जाता है इस तरह कई प्लांट्स में डिस्टेंट क्रॉसिंग अगर हम करवाते हैं तो, जिससे उसके बाद में एम्ब्रियो कल्चर करके एम्ब्रियो अबॉर्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कई प्लांट्स में। सीड डॉर्मेंसी इज़ ड्यू टू एंडोजीनस इनहिबिटर्स, कई इनहिबिटर्स उसमें वर्क करते हैं, जैसे कि उसकी एक पर्टिकुलर लाइट रिक्वायरमेंट हो सकती है, लो टेम्परेचर, ड्राई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, एम्ब्रियो इमेच्योरिटी, इन कंडीशंस की वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। तो ये हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा करके सीड्स को, एम्ब्रियोज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। कई प्लांट्स हैं जिनमें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से ग्रो किया जाता है जिन्हें, तो वहाँ पर भी सीड से सीडलिंग्स डेवलप करके, क्योंकि उनमें बहुत समय लगता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इजी टास्क है, लेकिन टिश्यू कल्चर के माध्यम से एम्ब्रियो कल्चर करके उनके नए सीडलिंग्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन के लिए एम्ब्रियोज बहुत एक्सीलेंट मटेरियल होता है, और कोनिफर्स और ग्रेमिनी फैमिली में स्पेशली हैप्लॉइड्स के प्रोडक्शन में यूज़ आता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गन कल्चर, जब हम ऑर्गन को कल्चर करते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली उनके नाम हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरिस्टेम कल्चर, अगर मेरिस्टेम को कल्चर करना है तो एंथर कल्चर, जिसमें कि हमें एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स को डेवलप करना है, एंथर का कल्चर करके हम एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स बना सकते हैं। ओव्यूल कल्चर, ओव्यूल को कल्चर करके हम गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स बना सकते हैं। न्यूसिलस कल्चर और एंडोस्पर्म कल्चर, अलग अलग ऑर्गन्स को जब हम कल्चर करते हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली। मेरिस्टेम कल्चर में मेरिस्टेम को हम सेपरेट करके और उसको कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत डिवाइडिंग टिश्यू है और ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, तो दिस इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर टिश्यू कल्चर। मेरिस्टेमेटिक कल्चर के कई एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें वायरस फ्री जर्म प्लाज्म को ग्रो किया जा सकता है, और जो भी हमें जीनोटाइप चाहिए उसका मास प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरिस्टेम्स आर बेस्ट मटेरियल फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेम्स, चूँकि हमें कोई मैच्योर टिश्यू लेते हैं तो वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहले कन्वर्ट होता है और उसके बाद में उससे डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस उनको जैसे कोल्ड स्टोरेज और इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर यूज़ करते हैं। इसमें मेरिस्टेम, अगर वायरस फ्री प्लांट हमें ग्रो करना है, अगर प्लांट्स में वायरस इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो वायरस फ्री होता है, तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर के हम कल्चर कर सकते हैं, या फिर उसमें हीट ट्रीटमेंट करने से वायरस की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो वो ग्रोथ अगर स्लो है तो जो डेवलपिंग मेरिस्टेम है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया, और उससे पहले ही हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेपरेट करके और उसे कल्चर कर दिया। तो इस तरीके से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वायरस फ्री प्लांट भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर। हैप्लॉइड प्लांट्स अगर हमें डेवलप करने तो उसके लिए हम एंथर और माइक्रोस्पोर कल्चर को यूज़ करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स दो तरीके से हमें मिल सकते हैं, एंड्रोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस से। एंड्रोजेनेसिस जिसमें कि हमें मेल गैमीट से प्लांट, हम उसे हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करते हैं। मेल गैमीट है तो वो हैप्लॉइड होगा और उससे जो प्लांट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। पार्थेनोजेनेसिस जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग से प्लांट को डेवलप किया जाता है। एग में भी हैप्लॉइड कंडीशन होती है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तीसरा एक तरीका है क्रोमोसोम एलिमिनेशन का भी। सोमेटिक सेल जिसमें कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उससे हम आधे क्रोमोसोम्स को रिमूव कर देंगे तो वो हैप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग के लिए हैप्लॉइड प्लांट्स की बड़ी वैल्यू होती है, उसके लिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट प्लांट ब्रीडिंग के लिए चाहिए होती है। जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं उनके पास में जो सेट होगा जीन्स का वो एक ही एलील्स का जीन सेट होगा, 1 एलील ऑफ ईच जीन होगा उनके पास में, तो एक ही सेट होगा। तो उसमें हम म्यूटेशंस को और रेसेसिव कैरेक्टर्स को ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमें दिखाई देगा, रेसेसिव कैरेक्टर तो दिखाई नहीं देगा 2n कंडीशन में। और जो म्यूटेशंस भी हो रहे हैं उनका भी वो बहुत जल्द, वो तुरंत उसमें एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो हमें कई जनरेशन्स तक उसको वेट नहीं करना पड़ता। और जो लीथल जीन्स के साथ में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कई प्लांट्स हैं जिनमें लीथल जीन्स पाए जाते हैं, तो वो लीथल जीन्स की वजह से वो प्लांट्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो हैप्लॉइड कंडीशन में, तो लीथल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो रेसेसिव कंडीशन में हो तो भी एक्सप्रेस करेगा। तो हम इस तरीके के जीन्स को जीन पूल से हटा सकते हैं। होमोजाइगस डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड प्लांट्स बनाने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें सुपीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप्स बनाने जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें ये टाइम की शॉर्टनिंग हो जाती है। हमें जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें प्योर पेरेंट्स अगर चाहिए तो वो हम हैप्लॉइड प्लांट से तुरंत डेवलप कर सकते हैं। तो हैप्लॉइड का जो प्रोडक्शन है वो दो प्रकार से हो सकता है, एंथर और माइक्रोस्पोर कल्चर से और ओव्यूल कल्चर से। एंथर से जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसको एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। तो इसमें लगभग 250 स्पीशीज़ में एंथर कल्चर रिपोर्टेड है। सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनी, रेननकुलेसी इनमें मोस्ट कॉमन है। दूसरा है ओव्यूल कल्चर, गाइनोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से भी हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पोलन ग्रेन से इसमें मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। मेल गैमीटोफाइट से टिश्यू कल्चर, और इस डायग्राम में फीमेल गैमीटोफाइट से एम्ब्रियो सैक से किस प्रकार से हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। नाउ एंड्रोजेनिक मेथड, मेल गैमीटोफाइट से एंजियोस्पर्म प्लांट का अगर हम डेवलप करते हैं तो माइक्रोस्पोर इमैच्योर पोलन, माइक्रोस्पोर से हम अगर प्लांट को डेवलप करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से माइक्रोस्पोर को कल्चर किया जाता है और उससे प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो पोलन सेल होगी उसका डेवलपमेंट रोकना होगा। जो पोलन सेल नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट है उसमें हमें उसका डेवलपमेंट रोक करके उससे डायरेक्ट प्लांट को डेवलप करना है। एंथर कल्चर जो है वो बहुत ही एंथर कल्चर जो है वो बहुत सिंपल, क्विक और एफिशिएंट टेक्निक होती है, और इसमें इमैच्योर एंथर्स को स्टरलाइज किया जाता है और उनको एसिटोकार्मीन टेस्ट फॉर पोलन डेवलपमेंट किया जाता है। सॉलिड मीडियम, उससे पोलन कैलस बनता है और उससे डायरेक्ट शूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लांट्स में ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंथर, अलग अलग पार्ट से डेवलप होने लगते हैं प्लांट्स एंथर को अगर हम कल्चर करते हैं तो। और प्लांट्स विद वेरियस प्लॉइडी लेवल्स, और अलग अलग प्लॉइडी लेवल के प्लांट्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, तो ये इसका एक डीमेरिट है। इसमें जो फ्लावरिंग बर्ड है उससे एंथर कल्चर किया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट के माध्यम से भी उसकी ग्रोथ पहले तो रोक दी जाती है और फिर एंथर कल्चर करके डायरेक्ट पोलन एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है। अगर कोल्ड ट्रीटमेंट करेंगे तो एंथर कल्चर की नॉर्मल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और फिर हम उसे आर्टिफिशियल इनविट्रो कंडीशंस में ग्रो करेंगे और पोलन एम्ब्रियो प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हैप्लॉइड प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट को अगर हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं तो वो डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्लॉइडाइजेशन उसमें हो जाता है ना। होमोजाइगस प्लांट्स जो हैं हमें उससे मिल जाएंगे, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करने से होमोजाइगस प्लांट हमें उससे जो हैप्लॉइड प्लांट है उससे डिप्लॉइड होमोजाइगस प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। एंथर कल्चर अगर हम एंथर को कल्चर करते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट से प्लांट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। तो पोलन कल्चर और एंथर कल्चर दो तरीके से हम कल्चर कर सकते हैं। कल्चर मीडिया की जो कंपोजिशन होती है वो इसमें स्पेसिफिक होगी, सुक्रोज होगा, ग्लूटामाइन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। तो वो हर स्पीशीज़ के लिए कल्चर मीडियम की कंपोजिशन वो उसमें माइन्यूट चेंजेस करके और उसे डेवलप किया जा सकता है। स्टेज ऑफ पोलन, कौन सी स्टेज होनी चाहिए पोलन की? वो टेट्राड स्टेज होनी चाहिए टू बाइन्यूक्लिएट स्टेज के बीच का हम डेवलप कर सकते हैं। तो हर स्पीशीज़ के लिए ऑप्टिमम स्टेज जो है वो अलग अलग होगी।
कई ट्रीटमेंट नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन से जब हम उसे इन विट्रो कंडीशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसकी नॉर्मल ग्रोथ को रोकना पड़ता है। कोल्ड ट्रीटमेंट के हॉट ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उसकी नॉर्मल ग्रोथ को रोक सकते हैं। और इस प्रकार से नॉर्मल ग्रोथ को जब हम उसमें टेट्राड डेवलप जो माइक्रोस्पोरोसाइट होता है वो डिप्लॉयड होगा और उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में टेट्राड का डेवलपमेंट होगा जिसमें कि एन स्टेज रहेगी और उसमें फिर हम अलग अलग हॉट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट या केमिकल्स के माध्यम से हम उसके डेवलपमेंट को रोक करके और फिर उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक में डेवलप करके और प्लांट का एक नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। आगे के हम टेक्निक्स और एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।